एवरीवन, कैसे हाल आप सभी के? मस्त, तो हम भी हैं जबरदस्त। ये आज का पेपर आपका हिंदी का हो गया, मस्त हो गया। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ कि हिंदी में मैं कुछ अपनी गले की प्रॉब्लम की वजह से हिंदी की वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन 20 तारीख की तैयारी हम बिल्कुल मजबूत लेके चले हैं। 20 तारीख के मैंने जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट छाटे हैं वो 100% आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसलिए मैंने लिखा है 20 फरवरी का पेपर है, यानी हमने बिल्कुल इसको ऐसे सोचा है, ऐसा डेवलप किया है कि आपका क्वेश्चन इनमें से फंसना ही फंसना जरूरी है। ठीक है ना? तो पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन को तो हम कराएंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन को और शॉर्ट क्वेश्चन को लिखवाने का ना तो तुम्हारे पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है। इसलिए आप उन लॉन्ग क्वेश्चन को अपनी गाइड से, किताब से और नोट से तैयार कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो मैं आपके बहुविकल्पी के बाद आपको 50 शॉर्ट क्वेश्चन और आपके 30 लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाने वाला हूं, जिससे कि उनमें से ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं टाइम ना गवाते हुए अपनी सामाजिक विज्ञान 20 फरवरी का पेपर को हल करने के लिए। ठीक है ना? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले चलते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन पर कैसे करते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन करीबन करीबन मैंने 100 आपके लिए 100 क्वेश्चन बनाए हैं, जो उनमें से ही लगने हैं, मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है ना? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन कैसा होगा। तो देखिए बेटे, क्वेश्चन को क्या कहता है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? मतलब इटली का जब एकीकरण हुआ था उसको किसने नेतृत्व किया था? ठीक है ना? जियोसेपे गैरिबाल्डी ने या ओटो वॉन बिस्मार्क ने, नेपोलियन या विलियम प्रथम ने? तो हमने किसने किया था बेटे? इसमें आंसर आएगा पहला, जियोसेप गैरिबाल्डी ने इसका नेतृत्व किया था जब इटली का एकीकरण हुआ था। क्लियर? तो देखो, भारत में दूसरा क्वेश्चन है बेटे, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत, अब बेटे अर्थ समझने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखें बस। 1991 में क्या हुआ था? भारत में एकीकरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो इसको लागू किया गया था 1878 में। तो 1878 में इसको लागू किया गया था। ठीक है ना? अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 का नेतृत्व किया था? मतलब एक प्रकार का हमारा आंदोलन था, हम आंदोलन कह सकते हैं, उसमें किसका नेतृत्व किसने किया था? तो हमें देखना, गैरिबाल्डी था, काबूर था, मैस्निथी बिस्मार्क था। तो देखो बेटे, हमारा गैरिबाल्डी था जिसने आपका एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 क्या किया था, उसका नेतृत्व किया था। चलते बेटे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। 1932 ईस्वी में पूना एक्ट किन किन दो नेताओं के बीच हुआ? किन किन दो नेताओं के बीच हुआ? देखो, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको देखना है। और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इनके बीच हुआ। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र के बीच हुआ। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। ठीक है ना? तो सीधी सीधी बात है, इसमें 1932 में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? देखो, सरदार वल्लभ भाई, इसके बहुत ही, तो भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच इसका हुआ था। चलिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? यानी सबसे पहले भारत माँ की चित्र किसने बनाया था? इसका मतलब ये है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, अविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना, राजा रवि वर्मा ने। तो बेटे, रविन्द्रनाथ टैगोर का दूसरे भाई हो गए अविंद्रनाथ टैगोर ने, उनको क्या किया था? चित्र, भारत माँ का चित्र बनाया था। ठीक है ना? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। चलिए बेटे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखते हैं कैसे क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की? यानी निम्न नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग यूरोप, मतलब एक यंग यूरोप बनाया था? तो उसमें किसने? गैरिबाल्डी ने, काबूल ने, किसने, मेजिनी ने या बिस्मार्क ने? तो बेटे, मेजिनी ने यंग यूरोप की क्या की थी? हमारी स्थापना की थी। ठीक है ना? निम्न में किसने 1918 ईस्वी में बारदोली, यह है बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व क्या? देखो, चलाया तो गांधी जी ने होगा, लेकिन नेतृत्व करना अलग बात होती है। तो नेतृत्व गांधी जी ने किया? नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका सफल नेतृत्व किया था। चलिए, श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? मतलब श्रीलंका को आजादी कब मिली थी? 1947 में, 1948 में, 1945 में या 1946 में? बेटे, 1946 में श्रीलंका आजाद हुआ था। क्लियर है? अब देखते हैं,
जर्मन के एकीकरण के मुख्य भूमिका, जर्मन के एकीकरण के मुख्य भूमिका किसने की? जर्मन के एकीकरण में है बेटी, एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मन के एकीकरण में, जर्मन को एक करने में किसकी मुख्य भूमिका थी? तो देखते हैं, यह है विलियम प्रथम, विस्मार्क की, ज्यूसेफे गेरिबाल्डी ने या काबूल ने? तो बेटे विस्मार्क ने एकीकरण किया था जर्मनी का, ठीक है ना। विस्मार्क को ही जर्मन का एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। जब फ्रांस छींकता है, तो बेटे ये कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, बाकी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसका था? तो किसने कहा था? मेटरनिक ने, गैरीबाल्डी ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने या विस्मार्क ने? तो मेटरनिक ने ये कथन कहा था, ठीक है ना। किसने कहा था? मेटरनिक ने। तो स्प्रिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्प्रिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्टीफेंस ने, जेम्स हारगिब्स ने या जॉन के ने? जॉन के, दोनों अलग नाम है ये, जॉन के या आर्कराइट ने? तो बेटे इसका क्या था? जेम्स ग्रिप्स ने। किसने किया था? जेम्स ग्रिप्स ने किया था। 1789 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? प्रथम 1789 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? तो इसमें फ्रांस की क्रांति हुई, नेपोलियन का उदय हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ या शासक का राजतंत्र का प्रारंभ हुआ, ठीक है ना बेटे। तो इसमें हुई थी फ्रांस की क्रांति, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, बस। बाकी तो इसमें क्या हुआ? सब कुछ यही था। महामंदी, जो महामंदी आई थी हमारे देश में, उसमें सभी पूरे विश्व में, का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा था? महामंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा था? परिवहन पर, कृषि क्षेत्र पर, तकनीकी पर, उपयुक्त में किसी पर नहीं? बेटे कृषि क्षेत्र पर। महामंदी हमेशा सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र को प्रभावित करती है। क्लियर है? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए बेटे क्वेश्चन देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, वियना की संधि किस सन में हुई थी? ये देखना, वियना की संधि किस सन में हुई थी? 1848 में, 1815 में, 1834 में या 1900 में? ठीक है ना, 1815 में वियना की संधि हुई थी। ठीक, चलिए, निम्न में से वह कौन है जिसने ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया जैसी महाशक्तियों को 1815 में पराजित कर दिया था? जहां पर वियना की संधि हुई थी वहां पर 1815 में पराजित कर दिया था, यानी वो कौन था? तो ओटोमान बिस्मार्क ने, हिटलर ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने और मेटरनिख ने। तो बेटे किसने किया था? हमारे नेपोलियन ने इसको क्या कर दिया था? बिल्कुल पराजित कर दिया था। तो ठीक है ना, इन तीनों शक्तियों को पराजित कर दिया था। तो स्पिनिंग, अगला क्वेश्चन है बेटे, स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग निम्न में से किस काम के लिए हुआ? स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग किस काम के लिए हुआ? तो देखें, कताई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, हमारे सूत की, जो कपड़े जो काटते हैं ना सूतों के, तो उसकी जो कताई करते हैं उसकी क्रिया लिए, कपड़ों की धुलाई के लिए, मतलब धुलाई के लिए, सुरंग का निर्माण करने के लिए, मिट्टी की खुदाई करने के लिए, मिट्टी की खुदाई करने के लिए हुआ या किसके लिए हुआ? तो बेटे हुआ कताई की प्रक्रिया तेज करने के लिए। किसके लिए कहा गया? कताई की प्रक्रिया तेज करने के लिए हुआ सबसे पहले। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहां पर की गई? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहां पर की गई थी? ठीक है ना बेटे, अंतरराष्ट्रीय कोष की स्थापना कहां पर की गई थी ये देखना आपको। फ्रांस में हुई, इटली में हुई, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई या ब्रिटेन में हुई? बेटे संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक, इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अब बैठते हैं, कृषि का आर्थिक क्षेत्रक है, कृषि का आर्थिक क्षेत्रक है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। मतलब देखिए बेटे, कृषि मतलब ये प्रथम स्थान पर रखी जाए, द्वितीय स्थान पर, तीसरे स्थान पर। कृषि हमेशा प्रथम स्थान पर रखी जाए। अगर हमारी कृषि संपन्न होगी तो हम खाना पीना करेंगे, फिर कमाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका होगा प्रथम, यानी प्राथमिक स्थान पर रखी जाएगी। निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? आधारभूत खनिज मतलब कि खनिजों का जो आधार है वो क्या है? इसमें देखना बेटे, तांबा, लोहा, अयस्क, अभ्रक या सोना। सबसे पहले अयस्क होना चाहिए हमारा, लोहा, फिर उसके बाद कुछ भी निकाल सकते हैं। लोहे का सबसे ज्यादा प्रयोग हमारे जीवन में होता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की यानी गुट निरपेक्ष सम्मेलन में जो हमने की थी, वायसराय की संधि में हुई थी, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में की गई थी, या ईस्ट इंडिया कंपनी का सम्मेलन हुआ तब किया गया था? तो बेटे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। क्लियर है ना, ब्रिटेन वुड्स में। अब देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज, तो देख रहे हैं स्वर्ण खनन से, यानी सोने की खदान से, महाराज राजमार्ग विकास से, रेल परिवहन से, या बाघ मतलब होते चीता जो होती हैं, चीता शेरों का दूसरा रूप जो होता है, चीता ही बोलते हैं उन्हें भी, बाघों के संरक्षण में, ठीक है ना।
तो बेटे ये होता राजमार्ग से की गई थी। इसकी स्थापना किससे की गई थी? राजमार्ग से की गई थी। ठीक है ना। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। चलिए बेटे क्वेश्चन को देखते हैं आगे, नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन आते हैं इसको देखते हैं बेटे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है बेटे? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज को लिखा था बेटे महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल किसी ने नहीं लिखा। ठीक है। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? महामंदी का प्रारंभ 1929 में, 1924 में, 1929 में, 1934 में। तो 1919 में ना होगा, 1929 में आपका महामंदी प्रारंभ हुई थी। ठीक है ना। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? संसदीय यानी संसद जो चलते हैं हमारे यहाँ, इसकी प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में। बेटे इटली में सबसे पहले फ्रांस की उसकी संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना हुई। संसद सबसे पहले कहाँ बना? इटली में बना। ठीक है ना। वहीं से सब जगह चला है। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकार निर्णय लिए जाते हैं। यानी स्वयं सहायता, जो स्वयं सहायता समूह करती है, मतलब लोगों की स्वयं सहायता करती है, उसमें बचत और ऋण संबंधी निर्णय कौन लेता है? बैंकों द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा या कोई नहीं? तो बेटे इसे सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है ना। जो उसकी इसके समूह के सारे वो होते हैं उनके सदस्यों द्वारा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बेटे काशीराम थे। तो कहां पर है काशीराम? ये थे। मायावती नहीं थी, ये हमारी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रही हुई है। और सामूजी महाराज, मुलायम सिंह यादव कोई नहीं थे, बस काशीराम थे। ठीक है ना। लेकिन निम्न में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों से संबंधित है? कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था से प्राथमिक क्षेत्रों से संबंधित है? देखो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक संबंधित क्षेत्रों से कौन सा प्राथमिक क्षेत्रों से संबंधित है? मतलब उसमें तो कृषि आ गया था, यहाँ पर देख लेते हैं। मछुआरा, शिक्षक, डाकिया और व्यापारी। अर्थव्यवस्था के तहत पैसों की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र कहाँ होगा? शिक्षक, डाकिया, व्यापारी, ये अन्य क्षेत्र हैं। इसका पहला होगा प्राथमिक मछुआरा। क्यों? पूरी अर्थव्यवस्था, मतलब जब भी इसकी इनकम चलेगी तो हमारी बहुत सारे काम इसके मछुआरे के द्वारा होते हैं। मछली का उत्पादन हमारे देश में बहुत ज्यादा होता है। भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? सनातन भारत का राजकीय धर्म है। सनातन भारत का राजकीय धर्म है नहीं, क्योंकि यहाँ पे निरपेक्ष है। अल्पसंख्यकों की उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व करना है नहीं। संख्या के आधार पर तो हमारा संविधान है ही नहीं। धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव, ईसाइयों को विशेष अधिकार नहीं। विशेष अधिकार जितने हैं वो समान है, मौलिक अधिकार हमारे 8 है, वो समान है सबको। तो देखो धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव, यानी भेदभाव नहीं किया जाए, तो धर्म के आधार पर इसमें भेदभाव नहीं किया गया है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर ये वाला सही रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है इसमें। निम्न में से कौन सी विशेषता सन 1929 की महामंदी की नहीं है? निम्न में से कृषि उत्पादन की कीमतों में गिरावट, अधिक से अधिक बेरोजगार, आय और व्यापार में काफी गिरावट, नए नए उद्योग स्थापित होने लगे। जब महामंदी होती है तो हमेशा नए कानून निकल के आते हैं, तो बेटे नए नए उद्योग स्थापित होने लगे थे ताकि महामंदी को जल्दी से खत्म किया जाए। ठीक है ना। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई? मुद्रण मतलब सबसे पहली जो मुद्रा बनाई गई, तो भारत, चीन, जर्मनी, फ्रांस। सब जानते हैं चीन ही अधिकतर करता है हमारा उत्पादन, तो चीन नहीं किया। चोरी चोरा कांड कब प्रस्तुत हुआ? चोरी चोरा कांड 1922 में, 1924 में, 1925 में, 1930 में। बेटे 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था। ठीक है ना। सामुदायिक सरकार का क्या अर्थ होता है? सामुदायिक मतलब जो एकदम समूह के द्वारा चलाई जाती है, पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह में होता है। सत्ता का बंटवारा और बहुल कार्यपालिका वाली सरकार होती है। मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी वाली सरकार होती है। बड़े सामुदायिक है, मतलब एक समूह के द्वारा, तो सीधी बात है सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह में होता है, तो उसमें अलग अलग समूह के होते हैं, तो इसलिए होता है। निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? मतलब किन में? विधानसभाओं में है, लोकसभाओं में है, पंचायती राज सभाओं में है, संस्थाओं में है, राज्य सभाओं में है। बेटे पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण सुनिश्चित है। समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप है। समकालीन जो आज के तरीका है, लोकतंत्र है, राजतंत्र है, तानाशाह है, कोई नहीं है। तो पता है बेटे आज का हमारा चल रहा लोकतंत्र चल रहा है, इसलिए हमारा कौन सा समकालीन रहेगा? लोकतंत्र रहेगा। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अलग दिखाई देने वाली संस्था है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अलग दिखाई देने वाली संस्था कौन सी? राजनीतिक दल, हित समूह, दबाव समूह, उपयुक्त। देखो लोकतांत्रिक तो राजनीतिक दल है हमारे सबसे अलग। ठीक है ना। तो इस प्रकार चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट की तरफ। बेटे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है अगले क्वेश्चन में। देखिए
रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1770 में, 1917 में, 1919 में, 1921 में, 1924 में। बेटे रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में पारित हुआ। ब्रिटेन में कार लॉ समाप्त करने का क्या मुख्य कारण था? यानी ब्रिटेन में एक लॉ लाया गया था ब्रिटिश शासन में, कार लॉ, तो इसको समाप्त कर दिया गया था। क्यों करा गया देखे गया? जनसंख्या में वृद्धि के लिए इसका पारित मुख्य कारण था। समाप्त करने का क्या मुख्य? जनसंख्या में वृद्धि या उद्योगपतियों एवं शहरियों का विरोध, कान आयात पर नियंत्रण, कृषि उत्पादों की अधिकता। बेटे जब समाप्त करते हैं तो उसका विरोध होता है, तो सीधी बात है कोई भी अगर ऐसा समाप्त करने का विरोध आएगा तो आप विरोध वाला ही आंसर लगा दे। उद्योगपति व शहरियों का विरोध था इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी? ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? गुलामगिरी, स्त्री धर्म, अमर जीवन या कथा सागर? तो इसने लिखी थी गुलामगिरी। चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर आया था। यानी देखो चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई कौन लेकर आया था? मार्टिन लूथर, कोलंबस, मार्को पोलो, वास्को डी गामा। तो ये हो गया आपका सी आंसर कि मार्को पोलो लाया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? यानी 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की 8वीं कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? इसकी है आपकी 20, 22, 24, 26, तो 22 भाषाएं मैंने सम्मिलित की गई हैं हमारे संविधान में। सत्ता के क्षेत्रीय वितरण से क्या तात्पर्य है? सत्ता के क्षेत्रीय वितरण से क्या तात्पर्य है? सत्ता का संघीय वितरण, सत्ता का अलगाववादी वितरण, कार्यपालिका व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, या केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। तो बेटे सी आंसर इसका सही है। चलते हैं 44 पे। निम्न में से कौन सा राज्य हमारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? राज्य हमारी विजयपुर और जगदीशपुर लाइन्स पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। बेटे महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है हमारा, ठीक है ना। भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? दूसरी, पांचवी, आठवीं या 12वीं? तो बेटे 8वीं भाषा में रखा गया है। तो ये रहा इसका एक और 45। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। चलिए बेटे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ तक हम 50 तक पहुंच चुके हैं। 50 से ऊपर की कहानी अब रह गई। थोड़ी देर की और बात है कि आपके बहुविकल्पी बिल्कुल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, जो आपको बोर्ड में 95% लाने में सबसे ज्यादा मदद करेंगे। देखिए बेटे सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है हल्दिया से प्रयागराज, सदिया से धुबरी, केरल से पश्चिम की ओर तटीय नहर तक, या काकीनाडा से पांडुचेरी। तो बेटे हल्दिया से प्रयागराज तक का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जल मार्ग है, सॉरी जल के द्वारा जो चलता है हल्दिया से प्रयागराज, ठीक है ना। अब यह सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है? सांप्रदायिकता की मतलब सांप्रदायिकता की प्रायिकता कब होती है? धर्म को राष्ट्रीय आधार मान लिया जाए या किसी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए। सभी धर्मों का आदर सत्कार, जब सभी धर्मों का आदर करेंगे तो समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। ए और बी, तो बेटे ए और बी क्यों राष्ट्रीय का आधार मानो या किसी धर्म को राजनीति से जोड़ो, तभी आपकी सांप्रदायिकता समस्या शुरू हो जाएगी बेटे, इसलिए आंसर इसका डी। चलिए पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन यानी पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था या पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया था? एक ही बात है। ये सम्मेलन है जो कब किया गया? 1991 में, 1992 में, 1993 में, 1994 में। तो 1992 में हमने क्या किया था? इसका सम्मेलन हुआ था। निम्न में से कौन सा जैव संसाधन, जैव को मतलब जैव जीवित संसाधन है, मतलब जो जीवन जीवित होता है और उसका हम व्यापार करते हैं, ऐसा कौन सा है? लोह, तांबा, मत्स्य, चट्टाने। लोह भी निर्जीव है, तांबा भी, चट्टाने भी, तो मत्स्य क्या बचा? मत्स्य कहते हैं मछली को, तो मत्स्य पालन हमारा जैव संसाधन है। भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? यानी वन को बचाने के लिए, जो वन और जीवनों को बचाने के लिए कब लागू किया गया था? देखते हैं। 1970 में, 1972 में, 1974 में, 1976 में, दो बढ़ते जा रहे हैं। तो याद रखना 1972 में वन्य जीव अधिनियम हमारे पास लाया गया था। तो भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित है? भारत का पहला लौह संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो देखते हैं। भारत का पहला कानपुर में, मुंबई में, जमशेदपुर में, अहमदाबाद में। तो जमशेदपुर में हमारा लौह संयंत्र स्थापित है, ठीक है ना। उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है, यानी जो तुम ग्राहक बन के जाते हो उसे बोलते हो उपभोक्ता। ग्राहक बन के जाते हो उसका कहाँ शोषण होता है, ये देखते हैं। मिलावटी वस्तु में, अनुचित कीमत लेने में, कम वजन तोलने में। बेटे सभी में हमारा शोषण हो रहा। मिलावटी करेगा तब भी हमारा शोषण होगा, अनुचित कीमत लेगा
भाई 12 का तो 15 लेगा तब भी गलत है, और कम वजन तोलेगा तब भी। तो बेटे सभी हो जाएंगे इसका आंसर। क्लियर है? चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसके बहुविकल्पी को क्वेश्चन खत्म करते हैं। देखिए बेटे अगला क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्या हो गया अगले क्वेश्चन में। देखो बेटे, निम्न में से किस का संबंध लोह तंत्र से नहीं है? किसका संबंध लोह मतलब लोकतंत्र से नहीं है? इनमें से जो है लोकतंत्र में पारित नहीं होता। जनमत लोकतंत्र में आता है। राजनीति, राजनीति हमारे लोकतंत्र के द्वारा चल रही है। उत्तरदायी शासन, हमारे उत्तरदायी शासन मतलब किसी कार्य के लिए उत्तरदायी जो होगा हमारा शासन होगा, ये भी सही है। बहुसंख्यक का शासन, बहुत सारे को शासन नहीं हो सकता, ये लोकतंत्र का शासन नहीं है, हिस्सा नहीं है, कौन है? बहुसंख्यक का शासन। चलिए बेटे, संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना है? मतलब उत्तर का जो भारत का उत्तरी मैदान है वो किस मिट्टी से बना है? देखना बेटे, जलोढ़ मिट्टी मतलब जिसमें जल बहता है। हम भी तो उत्तर भारत में रहे, क्या अधिकतर जल बहता है हमारे पास? नहीं। काली मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है? नहीं। रेड लाइट मिट्टी पाई जाती है? नहीं। मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? नहीं। तो कौन सी पाई जाती है? जलोढ़। मतलब यहाँ पर नमी मिट्टी की, मिट्टी में नमी ज्यादा होती है तो इसलिए बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी से बना। निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय मतलब जो संघ शासित राज्य है उसमें देखते हैं, चंडीगढ़ है, उड़ीसा है, राजस्थान है, तमिलनाडु। संघीय शासन नहीं हमारा चंडीगढ़। क्लियर है? संघीय शासन को नहीं हमारा चंडीगढ़ नहीं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है, किसको लाभ होता है ये देखना, छोटे देशों को, बड़े देशों को, ए बी दोनों को, किसी को नहीं। एक बात है भाई बेटे, व्यापार किसी को देश से किया जाए, व्यापार किसी भी देश से किया जाए, छोटे से या बड़े से, व्यापार में अगर मुनाफा हो रहा है तो दोनों देशों को होगा। जिसने खरीदा वो भी अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदा, जिसने बेचा है वो भी अपनी अधिकता के अनुसार। तो व्यापार हमेशा, व्यापार में अगर लाभ हो रहा है तो दोनों देशों को होगा, छोटे देशों को भी और बड़े देशों को, तो ये और भी दोनों को होगा। ये आंसर रहेगा आपका। ठीक है, चलते, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? यानी भारतीय संविधान में भाषा के बारे में किसमें बात की गई है? कितनी भाषा होनी चाहिए, किसको बोली जानी चाहिए, क्या मातृभाषा, सारी बातों को किसमें किया गया उसको देखना है। पहली अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में या 8वीं अनुसूची में? अभी हम पढ़ के गए थे पिछली भाषा में कि 8वीं अनुसूची में हमने भाषाओं का प्रयोग किया था 22 का। तो देखिए बेटे 8वीं अनुसूची इसका आंसर रहेगा। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब है टाइगरों को, यानी चीताओं को, शेरों को संरक्षित करना, यानी कि ये जाति विलुप्त होती जा रही है, इनको संरक्षित करने की जो परियोजना हो कब शुरुआत में हुई? 1971 में, 1973 में, 1985 में, 1911 में। तो इसका आंसर है 1973 में इसकी परियोजना को हमने लागू किया था। तो देखो बेटे, निम्न में से कौन सी फसल मोटे अनाज की फसल के अंतर्गत आती? मोटा अनाज मतलब ज्यादा देर तक रखने वाला अनाज, ठीक है ना, कौन सा आता है? तो जौ, गेहूं, बाजरा, चावल। तो बेटे हमारा बाजरा हमेशा मोटे अनाज की फसल के अंतर्गत आता है। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध मतलब एक बांध जो बनाया जाता है वो किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा पर, भागीरथी पर, कोसावी पर और कृष्णा पर। ठीक है ना, तो बेटे भागीरथी पर हमारा टिहरी बांध बंधा है। यही आपका मैप में भी क्वेश्चन आने वाला है, अब की बार मैप भी आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए बेटे अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये कह रहा है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से होते हैं? मतलब राजनीतिक दल के मतलब जो सत्ता में पार्टी करती है उनमें कौन कौन से हिस्से होते हैं, यानी कौन लोग उसमें हिस्सेदारी करता है उसको देखा है। नेता करते हैं, बिल्कुल सही बात है, राजनीति तो नेता ही करेंगे। सक्रिय सदस्य यानी जो उसकी समाज की क्रियाओं में संलग्न रहते हैं वही नेता बनते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अनुयायी, अनुयायी कहते हैं पूजा अर्चना करने को, मतलब जो उसका भक्त होता है। ठीक है ना, तो देखा होगा तुमने, कोई कांग्रेस का भक्त है, कोई बीजेपी का, कोई किसका, तो मतलब भक्त है, तो जो भक्त है तो उसको बोलते हैं अनुयायी का। तो उपयुक्त सभी, तो बेटे इसमें कौन सा हो जाएगा? सभी। राजनीतिक धर्म में सभी होते हैं ये वाले, कि सभी लोग इसके हिस्सेदारी में करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए बेटे, अब बेटे महिला आरक्षण अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया गया? 2023 के अनुसार है ये, के लिए कितनी सभाओं को, मतलब महिलाओं के लिए कितना आरक्षण दिया गया है और कहाँ दिया गया? लोकसभा और राज्यसभा में। तो इसको देखते हैं, 50%, 30%, 23% और 33%। 50% देने में तो हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब लाया तो गया है कि महिलाओं को आदमी के बराबर लाया जाए, तो महिला 50% नहीं दिया गया, क्योंकि अभी देखा जा रहा है वो तो बढ़ते बढ़ते तो बढ़ जाएगा, तो पहले धीरे धीरे प्रोग्राम किया जाता है। तो 30, 23 नहीं, 33% हमें आरक्षण दिया गया महिलाओं को, ताकि वो भी
इन सभाओं में बैठे और अपना भागीदार निभाएं। जब ये आगे चलेगा तो उनकी जनरेशन और बढ़ा दी जाएगी, मतलब बिल्कुल 50% में ला दिया जाएगा। व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था निम्न में से कौन सी है? व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों की समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सी है? ना राजनीतिक में भी है, नागरिक को समानता मिले और व्यक्ति की गरिमा बनी रहे। क्या है? राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, कोई नहीं। राजतंत्र का मतलब है जो राजा के द्वारा तंत्र चलाया जाता है, राजा के तो राजा महाराजा हो गए और उनकी औलाद सब पे शासन करती है, तो भैया व्यक्ति की गरिमा नहीं बनी रहती। लोकतंत्र, जैसे हमारे देश में सारे सब काम हमारे लोकतंत्र में, लोगों के हाथ में, तो इसलिए बनेगा लोकतंत्र। तो तानाशाही कोई नहीं। अब निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है? तो कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। कौन सा ऊर्जा स्रोत गैर है? तो पवन है बेटे, पवन ऊर्जा। ठीक है ना। भारत में प्रारंभ रेलगाड़ी कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई 1853 ईस्वी में। सोपान कृषि की जाती है, कहाँ पर की जाती है? आपको देखना, ढलान भूमि वाले पर, ढलान वाली भूमि पर। निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोत्तम है? बेटे श्रीलंका। तो श्रीलंका पे आंसर लगा देंगे इसका। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन है? जनता है, संसद है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सबको तो हम बनाते हैं। तो लोकतंत्र में जब भी शक्ति आएगी तो जनता के हाथ में होगी। इस प्रकार ये हुआ क्वेश्चन नंबर आगे। चलिए बेटे देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे कहते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम अपने पहुंच गए हैं अपने पड़ाव पर, होने वाले बहुत जल्दी। तो देखिए, एक दलीय व्यवस्था किसको बढ़ावा देती है? एक दलीय व्यवस्था मतलब जिसमें एक दल हो केवल, उसको किसको बढ़ावा देगी? लोकतांत्रिक दल को, लोकतांत्रिक दल को नहीं। यहाँ तो जनता है, बहुत सारे दल होंगे। अधिनायकवादी दल को, कुलीन तंत्र को, राजतंत्र को। राजतंत्र तो राजा का होता है, कुलीन तंत्र मजदूर वर्गों का होगा। अधिनायकवादी व्यवस्था को अधिनायक को बनाएगी। बेटे एक दल जो होगा ना, एक व्यक्ति को निकाल के लाएगी ऊपर को और वो बन जाएगा उनका नायक, तो इसलिए बोलते हैं उसे अधिनायक। ठीक है ना। तो देखो ये हो गया। अब अगला है, पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में निम्नीकरण का मतलब वहां पर कमजोर भूमि क्यों है? गहन खेती होती है, उन्मूलन होता है, अधिक सिंचाई होती है, उपयुक्त सभी। तो बेटे इसमें अधिक सिंचाई होती है, अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए निम्नीकरण होता है। ठीक है ना। निम्न में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों से सम्मिलित नहीं है? यानी ऋण का जो औपचारिक है उनका स्रोत कहां से होता है? मतलब सरकार ने निम्न में से कौन से ऋण के औपचारिक स्रोतों शामिल नहीं किया गया? सरकारी समितियां सरकार की होंगी, व्यावसायिक बैंक, जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो होते हैं, साहूकार ये गांव में देते हैं, ग्रामीण बैंक भी भैया बैंक तो बैंक है सरकार के। साहूकार नहीं आते, साहूकार होते हैं जो जमीन को, जो कहते हैं हम क्या बोलते हैं उन्हें, जमींदार, उन्हें बोलते हैं साहूकार। तो वो ऋण देते हैं लोगों को, छोटा छोटा मोटा ले देते हैं, उसको बोलते हैं साहूकार। तो इनको सम्मिलित नहीं किया गया है, किसने? सरकार ने अपने उसमें औपचारिक स्रोतों में। ठीक है ना। निम्न में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? यानी कौन सी चीज भारत निर्यात नहीं करता? कॉफी, उर्वरक, तंबाकू, चाय। चाय बहुत पैदा होती है, तंबाकू और कॉफी तो है। तो उर्वरक हमारे पास निर्यातक भारत नहीं है, यानी निर्यात नहीं करता इसका उर्वरक का। निम्न में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी हरियाणा की, बिहार की, राजस्थान की, मेघालय की। तो देखा होगा बेटे हमारे हरियाणा की सबसे अधिक है प्रतिवर्ती आय। ठीक है ना। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब बनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब बनाया जाता है? 24 दिसंबर को, 5 जून को, 10 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को। मतलब है 24 दिसंबर को बनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। विकास को मापने के लिए आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है? विकास को मतलब जो देश में विकास हो रहा है उसके आय के अतिरिक्त, मतलब हमारी इनकम के अतिरिक्त कौन सा अन्य मापदंड है? मतलब किसके द्वारा नापा जाएगा? साक्षरता दर के, सही बात है। अगर विकास होगा तो साक्षर ज्यादा होंगे तो विकास ज्यादा होगा। स्वास्थ्य, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो भी विकास ज्यादा करेगा। प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति तो आय होती ही है। उपयुक्त सभी, तो इसका मतलब ये सभी आएंगे बेटे इसमें। ठीक है ना। सभी सही होगा तो क्या होगा? विकास ज्यादा होगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1993 में, 1 जनवरी 1995 में, 1 जनवरी 1990 में, 1 जनवरी 1985 को। तो बेटी हमारी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए तो बढ़ते हैं आगे को। चलिए बेटे आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है? यानी भारत में नोट जो जारी करता कौन करता? आरबीआई। आरबीआई करता ना। आरबीआई का मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक।
आरबीआई का मतलब हो गया भारतीय रिजर्व बैंक करता है। निम्न में से कौन ऋण के औपचारिक औपचारिक स्रोतों में शामिल है? निम्न में से कौन ऋण के औपचारिक, वहां था ऋण के कौन औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, यहाँ पर औपचारिक स्रोतों में शामिल है। तो बेटे बैंक, हमारे बैंक शामिल है। साहूकार नहीं होता, नियोक्ता नहीं होता, व्यापारी नहीं होता। सुंदरवन राष्ट्रीय मार्ग किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है बेटे? असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में। तो कहां पर स्थित है हमारा? पश्चिम बंगाल। दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्रक में सम्मिलित किया गया है? क्षेत्रक मतलब उसको कौन से पहले नंबर पर रखा गया? तो किसमें रखा जाएगा दूध को? प्राथमिक क्षेत्रक पर, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा पत्तन देश की पूर्वी तट पर स्थित होता? पत्तन कहते हैं बंदरगाह, जहां पर हवाई जहाज रुकते हैं आकर, उसे हम पत्तन बोलते हैं। देश के पूर्वी तट पर स्थित है। कांडला, कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम है बेटे हमारा। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? 1981 में, 1991 में, 1993 में, 2001 में। 1991 में हुई थी, ठीक है ना बेटे हमारी। चलिए, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? पहला गुण कौन सा है? यानी देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार। भाई देखो, लोकतंत्र है तो देशभक्ति की भावना हमें होनी चाहिए सभी को। राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, अच्छा राष्ट्र नीतियों, प्रगतिशील सरकार, तो इसका मतलब सभी होने चाहिए हमारे। निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती? सीढ़ीदार पंजाब में नहीं होती, हरियाणा में नहीं होती, उत्तर प्रदेश में तुम्हारे में होती नहीं है, मैदान में उत्तराखंड में होगी, तो उत्तराखंड में लिख देंगे। रबी की फसलों के बोने का सही समय कौन सा? रबी की फसलों को अक्टूबर और दिसंबर में बोया जाता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, ठीक है ना। कभी कभी हम नवंबर दिसंबर जनवरी में कर देते हैं। तो तुम्हें अक्टूबर दिसंबर लिखना है, बस केवल अक्टूबर और दिसंबर याद हो जाना चाहिए बिल्कुल आपका इतना। अब क्वेश्चन नंबर बिल्कुल लास्ट चल गया है, तो उनको देख लेते हैं और कितने आपके रह गए हैं, ठीक है ना। चलिए बेटे आगे देखते हैं। चलो बेटे आगे क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कैसा है, और क्वेश्चन दिए गए हैं। मैंने बताया 100 के आसपास पहुंच जाएंगे आपके क्वेश्चन, तो उन्हीं को देखना है। झारखंड में स्थित झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? यानी कोडरमा जो एक राज्य है, उसका किस खनिज का उत्पादक है? तो बॉक्साइट का, कोयले का, लोहे का, या अभ्रक का? तो बॉक्साइट तो एक होता है हमारा लोहे का अयस्क होता है, वो भी वो कॉपर का अयस्क होता है। अरे कोयला, लोहा, अभ्रक। बेटे अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है, सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है। अग्रणी बोलते हैं सबसे ज्यादा होने वाला, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? आप सभी को पता है 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं भारतीय संविधान के उपलक्ष्य में? तो 26 जनवरी होगा बेटे इसमें, तो ये हो गया 26 जनवरी, यहाँ पर 26 है पूरा का पूरा, तो 26 जनवरी, ठीक है ना। किसी देश का विकास किस पर आधारित होता? मतलब किस देश का विकास किस पर आधारित होता? हमने अलग तरीके से करा था, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से आया हुआ बिल्कुल। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की आर्थिक स्थिति, उसमें था साक्षरता दर, स्वास्थ्य विधि और प्रति व्यक्ति आय, तो उसमें भी सभी था, इसमें भी सभी है। क्लियर है ना। क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग हो गया, नहीं तो था ही यही क्वेश्चन। निम्न में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई? यानी किस सन में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक को स्थापित किया गया था? 1969 में, 1970 में, 1989 में, 1967 में। तो बेटे 1970 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक हमने लागू किया था। निम्न में से कौन औपचारिक साख को नियंत्रित करता है? औपचारिक साख को नियंत्रित करता है। औपचारिक साख मतलब शाखा जो मुद्रित होती है, तो उसी को बोलते हैं बेटे, तो आरबीआई। आरबीआई हमारी क्या करता है? साख को नियंत्रित करता है। तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है, तृतीय क्षेत्र का कौन सा व्यवसाय है? तो बेटे बैंकिंग हमारा तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है, इसको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? आर्थिक विकास का लक्ष्य मतलब हमारी धन को रोजगार, उपभोग में वृद्धि, स्वतंत्रता, सभी हमारे रोजगार मिलेंगे, आर्थिक वृद्धि होगी, उपभोग ज्यादा होगा, तभी वे स्वतंत्र रहेंगे हम सभी, तो हर काम कर सकते हैं, इसलिए होगा हमारा सभी इसमें, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा खनिज उद्योग है? चीनी उद्योग, पेट्रोल उद्योग, पेट्रोल रसायन उद्योग, ए और बी, और इसमें से कोई नहीं। बेटे एक बात समझो, खनिज उद्योग, खनिज तो कहते हैं जो पृथ्वी से निकलता है, चीनी पृथ्वी से थोड़ी निकलती है, हमारे पौधों से निकलती है। पेट्रोल उद्योग, पेट्रोल भी अलग से मिलता है, ठीक है ना। तो ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं होगा। क्लियर। चलो आगे। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? जो आपकी वो है राजनीतिक पार्टियां, भाजपा है, बसपा है, सपा है, लोकसभा है, लोकदल है, तो इनकी कितनी संख्या बेटे? इनकी 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जो आपके इलेक्शन को पूरा करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 हो रह गया, उनको पूरा कर लेते हैं।
काम खत्म। चलिए बेटे क्वेश्चन को देखते हैं, आगे बढ़ते हुए क्या करते हैं। देखो यार रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है, रोपड़ फसल मतलब जो बोई जाती है वैसी वाली। तो देखो गन्ना है, केला है, ये दोनों के दोनों, और कॉफी, ये दोनों काट के बोई जाती है, मतलब इनको काट काट के बोया जाता है केलों को। लेकिन धान को पेड़ उखाड़ के गाड़ा जाता है, ठीक है ना। तो धान नहीं है हमारा रोपड़ फसल का। निम्न में से किस कार्य अर्थव्यवस्था, निम्न में से किस कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी इनमें से किस, कौन सा कार्य होना चाहिए बेटे, इनमें से कौन सा कार्य, कौन सा कार्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं बेटे, कुम्हार, शिक्षक, कृषक, मछुआरा। मछुआरा तो पहले पे आता है, कृषक भी प्रथम पे आता है, ठीक है ना। तो शिक्षक तृतीय पे आता है, कुम्हार पहले दूसरे पे आता है, क्योंकि एकदम मछुआरे इनके बाद एकदम यही काम करने वाला होता है, ठीक है ना। निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है, निम्न में से किस राज्य में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, केरल में, हरियाणा में। हरियाणा में सबसे ज्यादा वो है आपकी शिशु मृत्यु दर, मतलब बच्चे ज्यादा पैदा होने के बाद तुरंत मर जाते हैं, उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश तुम्हारा ही है बेटा, हिंदुस्तान ही सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो हिंदुस्तान के मतलब भारत है हमारा लोकतांत्रिक देश। तो बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, इसका नाम है, जो तीसरी सरकार की करती है, प्रांतीय सरकार। प्रांतीय सरकार हमारे यहाँ होती है, स्थानीय सरकार हमारे यहाँ, सामुदायिक सरकार जो समूह के रूप में कार्य करते हैं, यही। तो बेटे बहुत अच्छा है, आपने अपना टाइम दिया इतना। तो मैं बोलता हूं कि इसको वीडियो को देखने के बाद आपका सामाजिक विज्ञान आपका बहुत कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी, मैं इसकी एकदम तुरंत दूसरी वीडियो बना रहा हूं, जो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको समझाए जा रहे हैं, बस उनको हल नहीं करा पाऊंगा क्योंकि वो टाइम आपके लिए याद करने का है। देखो मैं वीडियो बना के उनको लिखवाना शुरू कर दूं और आप वीडियो में हिल रहे हैं, तो याद नहीं बेटे, उन पे निशान लगाइए और आप उनको याद कर लीजिएगा। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। हेलो एवरीवन, कैसे हाल आप सभी के, मस्त। तो हम भी हैं जबरदस्त, फिर आपके साथ सामाजिक विज्ञान के पेपर को हैक करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको भरपूर सहयोग मिल सके अपने नंबर 95% लाने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए बेटे, हमारे सामाजिक विज्ञान में 24 चैप्टर हैं, ठीक है ना। 24 चैप्टरों में से अगर एक क्वेश्चन भी आता तब भी 24 हो जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो आएगा नहीं, क्योंकि यूनिट आपकी 6 है और 6 में 4-4 चैप्टर हैं, 24 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक एक यूनिट से 2-2, 3-3 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। तो इसका मतलब मेरे पास 50 या 48-45 क्वेश्चन है, 50-45 क्वेश्चन है जो 4 नंबर में आते हैं, यानी अति लघु बोल सकते हैं, अति लघु आते हैं, लेकिन दीर्घ में भी अति लघु दोनों जुड़ के आपस में आ सकते हैं। तो इसलिए पहले मैं आपको 48 क्वेश्चन या मुख्य पूरी किताब के 48 क्वेश्चन आपको निशान लगवा रहा हूं, ताकि आप अपनी पढ़ाई में चांद साज लगा सके। इसको वीडियो को देखते ही आप अपनी पढ़ाई में जुट जाए, ताकि आपका 20 फरवरी का पेपर आपका बहुत मस्त क्लियर है। तो चलते हैं आपके नए क्वेश्चन पर कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए बेटी, ये मैंने भाई 12 क्वेश्चन लिखे, क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने 12 क्वेश्चन लिखे। 12 क्वेश्चन के बाद में बताएंगे आपको। तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पता है 20 फरवरी का पेपर को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम इसको हैक कर सके और आपको हम पूरी चीज दे सके। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको लिख के दूंगा, बिल्कुल सारी बातें हैं। अगर मैं इसको सोल्व करने बैठता हूं तो बेटे पूरी रात गुजरेगी और पूरी रात में आपको याद नहीं होगा। तो प्लीज इस वीडियो को देखें, निशान लगाए, जल्दी से याद करना शुरू करते हैं। कल सुबह ही आपको ये वीडियो आपके टाइम पे मिल जाएगी। तो देखिए पहला है बेटे, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद के कारणों का उल्लेख कीजिए। बेटे 4 या 5 कारण इसके होते हैं, उसमें से अगर आप 3 कारण भी लिख आते हैं तो भी 4 नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाता है। जैसे पे मेस्सिनी के विचारों पर प्रकाश डालिए, जैसे पे मेस्सिनी के विचारों पर प्रकाश डालिए। बेटे प्रकाश डालने के लिए उसने बहुत सारी बातें कही गई है, तो उसको आप करीबन आधा पेज लिख देंगे तो इसमें भी आपका क्लियर नंबर हो जाएंगे। ये 4 नंबर के क्वेश्चन है बेटे, 4 नंबर के अलग आते हैं, 2 नंबर 6 नंबर के अलग आते हैं। तो 2 तरीके का आपका पेपर बटा हुआ है और 10 नंबर का मानचित्र है जो आपको तैयार करना है बेटे। तो ये हो गया। विश्व की अर्थव्यवस्था के उदय के 2 कारण लिखिए। विश्व अर्थव्यवस्था के उदय के 2 कारण लिखिए, बिल्कुल सेम यही वाली बात आपको रहेगी, इसमें क्लियर रहेगा। तो ये आपका हुआ। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं बेटे, आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों को लिख कीजिए। आर्थिक महामंदी, जब प्रथम विश्व के बाद
आर्थिक महामंदी हुई थी तो उसके दो प्रमुख कारण थे। कुछ भी लिख सकते हैं बेटे, उद्योगों का गिरना है, बेरोजगारी का ज्यादा है, ठीक है ना, और भूखमरी का कुछ, मतलब आप तो पढ़ के आपको इसको 1 मिनट में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो आपको पेपर में देखने को ही मिलेंगे, ठीक है ना। ये तो मैं कह नहीं सकता कि पेपर यही है, लेकिन बेटे इसमें क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अच्छा, पेपर मैं बनाता तो आपको वही क्वेश्चन देता जो मैं पेपर बनाता, लेकिन वही वाली बात है ना, पेपर किसी और ने सेट किया है और आपको उसमें पूरी कोशिश से उतरना, तो इसी के चलते रहेंगे बेटे। अब देखेंगे, भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का वर्णन कीजिए। प्रभाव का विश्लेषण का वर्णन कीजिए। बेटे इसको समझना है हमें। अब है छठा क्वेश्चन, उदारवाद से आप क्या समझते हैं, यानी उदारवादी नीति जो भी इसमें है उसको उदारवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। मतलब यह है, एक ग्राफ में आपको इसकी परिभाषा देनी है, आपको 3 लाइन में बन जाए, 4 लाइन में बन जाए, फिर इसकी विशेषताओं को पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना, पॉइंट लगा के 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ठीक है ना। 4 लाइनें आप इसमें लिख देंगे 4 पॉइंटों को, तो आपका क्लियर क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर हो गए, चलिए बेटे। विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में, विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीक दो प्रमुख योगदानों का उल्लेख, विकास में तकनीक के दो प्रमुख योगदानों का उल्लेख कीजिए। दो तकनीकी जो भी हुए उसके योगदानों का उल्लेख करना है। औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, तो बेटे औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे उनको आपको लिखना है। क्रांति के कारण आपको करीबन 4 या 5-6 देखने को मिलेंगे आपकी किताब में, आपको केवल 4 लिख देने हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। 4 में भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा और 6 में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। आता है अगला क्वेश्चन 9वां, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी फिर वही वाली बात है, ये जो क्वेश्चन आपका था प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्लेषण कीजिए राजनीतिक आर्थिक, बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन को दोबारा क्वेश्चन किया गया है। देखो बेटे, ये भी आर्थिक राजनीतिक स्थिति में प्रथम विश्व के प्रभाव का वर्णन कीजिए, और ये प्रथम युद्ध के बाद महामंदी का प्रभाव, दोनों एक ही बात है। ये आपको लिखना पड़ेगा, प्रथम युद्ध के बाद महामंदी फैल गई थी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, पूरे इसमें विश्व में, तो आर्थिक महामंदी का प्रभाव पड़ा भारत पर। यहाँ पर पूरी जगह लिखना है और यहाँ पर हमारा भारत पर प्रभाव लिखना बस केवल, ठीक है ना। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। मुद्रण संस्कृति ने भारतवाद में राष्ट्रवाद पर क्या मदद की, तो इसमें भी आपको लिखना है। तो बता चुका मैं आपको, 6 लाइनें या 5 लाइनें आपको लिखनी है, क्लियर हो जाएगा ये आपका। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया, यानी उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुका हूं, लेकिन याद रखना कि हिंद स्वराज के लेखक कौन थे या निम्न में से कौन सी बुक गांधी जी की है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना हिंद स्वराज के में आपको क्या तर्क देने थे वो दिए हैं उन्होंने। साइमन कमीशन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, तो ये भी आपको लिखना है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। तो देखिए बेटे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर मैंने बताया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। अब 1-2 क्वेश्चन तो होगा नहीं कि बेटे 24 पार्टों में से अगर एक भी आएगा तो तब भी। तो देखो बेटे, उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है, क्या है उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है, इसके बारे में भी आपको आधा पेज का बिल्कुल लिखना है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था में प्रजातंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था ने प्रजातंत्र को किस प्रकार व्यवस्थित किया, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता है। तो देखा गया, राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। राजनीतिक दल जो आपके बीजेपी, बसपा, सपा, ठीक है ना, जितने भी मतलब ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिन पार्टियों में हम इलेक्शन लड़ते हैं, उनके वजह उन दलों से आप क्या समझते हैं, इनके 2 कार्य लिखिए, ठीक है ना। राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। है तो बेटे एक का क्वेश्चन यही, यहां पर इसने 2 कार्य पूछे, यहां पर इसने 4 कार्य पूछे, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटे। भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, इसके 3 महत्व लिखिए। भूमि संसाधन यानी भूमि पर जो हम अपना रोजगार चलाते हैं उसके बारे में पूछा गया, इसके 3 महत्व आपको लिखने हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कौन से प्रावधान किए गए। भारतीय संविधान में जिसके अनुसार भारत का कानून चलता है, धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कौन से प्रावधान किए गए, मतलब
अगर हमने कोई धर्म में आड़ ला दी तो उसमें कैसे प्रधान मतलब कैसा सुधार किया जाए, उनको बोलते हैं प्रधान। ठीक है ना, तो इसको लिखना है। लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, आप देखिए, भारत के कुछ भागों में जल दुर्लभता मतलब पानी की कमी पर एक गंभीर समस्या समीक्षा कीजिए। यानी जहां पर कुछ भागों में पानी की बहुत दुर्लभता है वहां उनकी समीक्षा करनी है और इसके समाधान के उपाय भी आपको बताने हैं कि समाधान के 2 उपाय हैं, 3 उपाय हैं, 4 उपाय, कम से कम 2 उपाय आपको लिखने हैं। तो 2 उपाय आपको इसको बताने हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों का मतलब छोटे छोटे गांव में भी दल बन जाते हैं, उनको गया उनके बढ़ते महत्व के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख करना कि उनके क्या कारण हुए। ठीक है, भारत में लोकतंत्र की किन्हीं 2 चुनौतियों का विवरण दीजिए। भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उसके सामने जो चुनौतियां आती हैं उसका विवरण हमें देना है। तो बेटे ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। जैव विविधता का अर्थ है मानव जीवन में इसका क्या महत्व है? आपको इसका जैव विविधता मतलब जीवों में जो विविधता उत्पन्न होती है उसका क्या महत्व है, इसके महत्व को आपको लिखना है। क्लियर? कुछ क्वेश्चन और है, देख लेते हैं उनको भी है। चलिए बेटे आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए बेटे कुछ क्वेश्चनों को और देख लेते हैं। हमने अभी तक 24 क्वेश्चन पढ़े थे, 24 पढ़े थे, हाँ 24 क्वेश्चन पढ़े थे। उससे आगे देखते हैं कौन से इंपोर्टेंट आपके और हैं। तो इनको भी आप निशान लगा लेंगे और आपको इनको याद करने में मदद मिलेगी। तो भारत में सड़क परिवहन के सापेक्ष महत्व की विवेचना कीजिए। यानी भारत में सड़क परिवहन के सापेक्ष आपको उसके महत्व लिखने हैं कि सड़क की क्या भूमिका है, यानी यातायात के बारे में आपको इसमें लिखना है। हो सकता है कि भारत में यातायात पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे तब भी आपको यही लिखना है। हो सकता है कि भारत में ये कह दे कि भारत में यातायात की कुछ विशेषताओं को लिखिए, तो तब भी बेटे कुछ नहीं हो सकता। सब भारत में सड़क परिवहन का मतलब है यातायात। ठीक है ना, तो यातायात को बिल्कुल सेम वही हो सकता है। अब लिखो बेटे, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकथाम के क्या उपाय हैं? बेटे ये क्वेश्चन अलग भी आ सकता है कि मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन के 2 उपाय लिखिए। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी की जो कटाव होता है उसको मृदा अपरदन बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। तो मृदा अपरदन का अर्थ भी आप याद कर लेंगे तो इससे मृदा अपरदन की रोकथाम के उपाय भी उसके साथ मिल जाएंगे। तो ये दोनों क्लियर एक क्वेश्चन में हो सकते हैं। ठीक है ना, गठबंधन सरकार का अर्थ बताओ। बेटे गठबंधन सरकार जो मिली जुली सरकार होती है ना, 2 सरकार मिलकर एक सरकार चलाती है या भारत सरकार के संविधान को चलाती है, उसको गठबंधन सरकार बोलते हैं। तो इसका अर्थ बताना है। इसका क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका उल्लेख कीजिए। यानी इसमें यानी गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। जो राजनीतिक दल आपके ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते हैं उनका उल्लेख करना है कि गठबंधन सरकार में क्या क्या इसमें लेंगे। ठीक, अब देखना है अयस्क क्या होते हैं। भारत में लौह अयस्क की प्रमुख पेटियों के नाम लिखिए। मतलब ये कह रहा अयस्क क्या होते हैं, भारत में अयस्क की प्रमुख पेटियों के नाम। यहाँ पर तो नाम लिखने हैं। देखो एक क्वेश्चन है बेटे, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन को संक्षेप में लिखिए, ये वाला क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यहाँ पर उत्पादन की पेटियों के नाम लिखने हैं और यहाँ पर इनको खोल के लिखना है। सीधी सीधी बात है। तो इसका मतलब आप नीचे वाला क्वेश्चन करेंगे यार तो ऊपर वाला अपने आप हो जाएगा। क्लियर? तो दोनों को एक ही आंसर रहेगा, ये आंसर हो गया। भारत में कपास उत्पादन के किन्हीं 2 क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। कपास उत्पादन आता है और धान उत्पादन आता है, तो दोनों में आपके पास कपास का ज्यादा महत्व है, इसलिए कपास का हमने क्वेश्चन रखा है। परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में कैसे सहायक हो सकता है, इसके लाभ भी लिखिए। देखो बेटे, परिवहन क्षेत्र तो सड़क परिवहन एक ही बात है, का महत्व लिखे। देखिए ये भी महत्व बहुत ज्यादा, देखो में कैसे सहायक होगा, महत्व होंगे तो वही हो। तो यानी ये क्वेश्चन को इसने तीनों तरीके से अलग अलग तरीके पूछा, तो मैंने लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो विकास कैसे सहायक होगा, इसके लाभ भी आपको लिखने हैं। तो बात वही है, सड़क परिवहन यातायात के लाभ या परिवहन क्षेत्र का विकास। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का विवरण दीजिए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का विवरण दीजिए। 2 स्रोत आते हैं, गैर परंपरागत और परंपरागत स्रोत। ठीक है ना, तो उन दोनों का आपको विवरण देना है। अगर उनमें क्वेश्चन अलग आता है तो आप यहीं से लिख देंगे, इसलिए मैंने उन क्वेश्चनों को नहीं लिखा है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है ना बेटे, ये भी आपका क्लियर हो गया। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन को लिखिए।
प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार विशेषीकरण में प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है, इसके दो कारण लिखिए। ठीक है ना बेटे, ये क्वेश्चन आपके 2023 से चलन में ज्यादा है प्रौद्योगिकीकरण, और अब की बार ज्यादा उम्मीद है क्योंकि हमने डिजिटल इंडिया बनाने की ठान रखी है। तो इस बार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ सकता है। प्रौद्योगिकीकरण हो सकता है, संचार विभाग हो सकता है, या संचार विभाग में तकनीकी हो सकती है, मतलब है वही, आपको किसी तरीके से पूछ सकता है। इसके दो कारण आपको पूछेगा तो आपको लिख देने हैं। आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, ये आर्थिक विकास के बारे में आपको समझाना है। विकास में ऋण की भूमिका का विवरण दीजिए, यानी जब विकास होता है तो उसमें सरकार अब ऋण लेती है तो उसकी क्या भूमिका है, यानी सरकार जो ऋण लेती है, कर्ज लेती है, उसकी क्या भूमिका आपको लिखना है इसके बारे में। विकास मापने का यूएनपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंडों से अलग है, मतलब यूएनपी का विकास और विश्व बैंक का विकास जो नापता है विकास, तो किसके अंतर, इसका मतलब है इन दोनों का क्या लिखना है, अंतर लिखना है आपको। ठीक है ना, अलग है ये आपको लिखना है। औपचारिक व अनौपचारिक शाखा में अंतर दीजिए। ग्रामीण भारत में औपचारिक शाख के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, अंतर आ गया है और औपचारिक शाख इसमें बता दी गई है। जब औपचारिक शाख के मुख्य स्रोत हैं तो यानी औपचारिक शाख के भी मुख्य स्रोत होंगे, तो उसको भी साथ के साथ आप थोड़ा सा याद कर लें, ताकि हमारा ये क्वेश्चन अगर वो कह लेगा औपचारिक शाख के दो स्रोत बताइए तो भी आप क्वेश्चन कर सके। तो इस प्रकार हमने 4 नंबर के क्वेश्चन आपको छांट के रखे पूरी किताब से, जो अधिकतर रिपीटेड है क्वेश्चन, बार बार आए हुए हैं और ज्यादा महत्व रखते हैं। तो इनको आपको शॉर्ट की तरफ, हमने शॉर्ट लघु क्वेश्चन आपको कितनी करा दी बेटे, आपको 38 क्वेश्चन करा दिए। लगता है कि पेपर में, बिल्कुल मेरा तो अंदाजा यही कह रहा है कि पेपर में इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन करने के लिए आते हैं और चारों में से आपको मैं कहता हूं कि आपके हो सकता है 6 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है ना, अब चलते हैं इनके लघु क्वेश्चनों पर। लघु क्वेश्चन भी 30 है, 30-35 क्वेश्चन है, उनको भी देख लेते हैं। जो विस्तृत क्वेश्चन है, अच्छा हाँ एक बात और ध्यान है कि मैंने क्वेश्चन लिखा है बेटे, कभी कभी एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जोड़ देता है, इनको ही आपस में जोड़ देगा। तो इसका मतलब जैसे यहाँ भारत में सड़क परिवहन के सापेक्ष महत्व को समझाइए और यहाँ परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में कैसे सहायक हो सकता है, ये महत्व को समझाइए, इसके 2 लाभ लिखिए। ठीक है ना, तो अलग जोड़ सकता है, या एक ही जोड़ के एक ही वाला दे दे, ये जोड़ के एक ही वाला दे दे, तो मतलब दोनों को 1 सेकंड में करके दे सकता है, जब भी 6 नंबर का बन सकता है। लेकिन ठीक है ना, कुछ 6 नंबर के क्वेश्चन अलग है, उनको भी देख सकते हैं। क्लियर, चलते हैं बेटे आगे। चलिए बेटे अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 विस्तृत पर। आपको पता है क्वेश्चन नंबर विस्तृत आने पर जो शॉर्ट है उनको ही विस्तृत के रूप में पूछ लिया जाता है, जो विस्तृत होते हैं उनको ही शॉर्ट रूप में पूछ लिया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे जो हमने शॉर्ट में करे हैं। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन मैंने शॉर्ट वाले लिए नहीं है क्योंकि जो विस्तृत में पूछे गए हैं तो वही उनको लिखना है। क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर बड़े वाले क्वेश्चनों पर जो 6 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। देखो बेटे, राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद या सामूहिक अपनेपन का उदय किस प्रकार हुआ। देखो लिखा है इसने या सामूहिक अपनेपन का, तो सामूहिक अपनेपन का मतलब है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का, उदय किस प्रकार हुआ, तो ये हो सकता है, ये आ सकता है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, तो बेटे यही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हो सकता है राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। तो बात हुई है किस प्रकार हुआ और उदय के कारणों का वर्णन कीजिए, तो यहाँ पर हो गया ना एक क्वेश्चन। फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, तो सीधी पूछ सकता है फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई और इसके क्या कारण थे, या हो सकता है फ्रांस में क्रांति के उदय के कारणों का विवेचना कीजिए। तो मतलब क्वेश्चन यही, क्वेश्चन अलग तरीके से, आंसर इसका यही रहेगा। ठीक है ना, मैं बताता चल रहा हूं, समझते जाना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखो बेटे, अगर आप पढ़ते हैं फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, तो फ्रांस की क्रांति के जब कारण पढ़ोगे तो भारत में राष्ट्रवाद में, सॉरी यूरोप में उदय के, इटली और जर्मनी के, सॉरी मैं तो भूल गया था, यहाँ पर देखो विकास में संस्कृति उदय के कारण जो फ्रांस पढ़ोगे तो ये अलग हो गया। चलो क्वेश्चन, सॉरी मैं सोचा था ये वाला, ये क्वेश्चन भूल गए हम। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का इटली व जर्मनी के एकीकरण में क्या योगदान है, तो यहाँ पर देखो बाहर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का इटली व जर्मनी के एकीकरण में क्या योगदान है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जर्मन के एकीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जर्मन के एकीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाएगा, लेकिन चलेगा इसी क्वेश्चन से। कह रहा है इटली जर्मनी के एकीकरण पर क्या योगदान है, तो इटली के राष्ट्रवाद का, यूरोप के राष्ट्रवाद का जर्मन के एकीकरण में योगदान है, तो उसी को लिखना है, वो इस सेक्शन पे हो जाएगा। ठीक है ना,
ऐसे यहाँ पर देखिए, नेपोलियन कौन था, इसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर नेपोलियन कौन था, नेपोलियन के बारे में पूछा गया है। कभी कभी बिस्मार्क भी पूछा जाता है, और एक बोनापार्ट। तीनों नायक हैं हमारे उसमें सामाजिक विज्ञान में, इतिहास के। तो यहाँ पर नेपोलियन भी आ सकता है, बोनापार्ट भी आ सकता है, और बिस्मार्क भी आ सकता है, ठीक है ना। ये हमारे समाज सुधारक हुए, इनके बारे में, तीनों के बारे में आप टिप्पणी पढ़ लेंगे तो वो याद हो जाएगा। बहुत एक जीवन है, कहानी है, फिल्म की दुनिया की तरह। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समीक्षा, सीमा का वर्णन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसने पूछा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमा का वर्णन कीजिए। अगर आप इसकी सीमा का वर्णन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आधा पेज भर पाएंगे। क्वेश्चन है 6 नंबर का, करीबन करीबन आपको 1.5 पेज या 1 पेज भरना है। करीबन 1 पेज का मतलब ये 120 80 से 120 के शब्दों के बीच में हेरफेर होना चाहिए। तो इसका मतलब है, पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किसने किया, कहां से किया और क्यों प्रारंभ हुआ, इनको करीबन करीबन एक ग्राफ में आपको लिखना है, जब जाके इसकी सीमाओं का क्या करना है, वर्णन करना है। तो देखिए सविनय आंदोलन का मतलब है सारा आपको इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। अब आता सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है, इसके संबंध में गांधी जी के विचारों को बताइए। सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है, मतलब सविनय आंदोलन के बाद सत्याग्रह का आंदोलन हुआ, उसके बारे में। सत्याग्रह आंदोलन हुआ, क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे और इसको बंद क्यों किया गया। तो क्वेश्चन एक बार आया हुआ है दूसरा कि सत्याग्रह को बंद करने के लिए गांधी जी ने क्यों सत्याग्रह को गांधी जी ने क्यों बंद किया, इसके 2 कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। तो बात वही है कि इसके संबंध में गांधी जी के विचारों को बताएंगे, तो वही इसका अभिप्राय होगा, ठीक है ना। मैं इधर हो जा रहा हूं ताकि चमक जाए आपको पूरा। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, इसका क्या अर्थ है, इसके 2 कारण बताइए। बात वही है कि तीनों आंदोलन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तीनों आंदोलन से 100% आपको आता है। यानी तीनों क्वेश्चन जो हैं आपके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से एक आपको देखने को ही मिलेगा, ठीक है ना। चलिए बेटे, अब भारतीय संघ में केंद्र शासित राज्यों का वर्णन कीजिए, ये भी आपका है। वियना संधि क्या थी, इसके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बहुत बात है, वियना संधि और ऑस्ट्रेलिया प्रशा का युद्ध, ये दोनों इसी से जुड़े हुए हैं, तो उसको भी आप देख लेंगे। बात सांप्रदायिकता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा भारतीय राजनीति की अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए। सांप्रदायिक की अवधारणा को, ये क्वेश्चन बहुत ही अधिकतर कम आता है, लेकिन उम्मीद है इसकी भी, क्योंकि सांप्रदायिकता हमारे हिंदुस्तान में चलती रहती है, तो इसके बारे में बताना जरूरी है। आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रकारों का वर्णन कीजिए। आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये बहुविकल्पी में हम करके आए हैं कि आर्थिक विकास या आर्थिक क्रिया को सुचारू करने के लिए क्या मापदंड है, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता। वही इसमें वर्णन करना उन तीनों के बारे में, कि ठीक है ना। तो इन्हीं के बारे में वर्णन करना। आप देखो वहां पर कैसे आया, बहुविकल्पी क्वेश्चन, तो इसी के बारे में आप चलते हैं इसके आगे कुछ क्वेश्चन। चलिए बेटे देखते हैं आगे क्वेश्चन जो बढ़ गए हैं उनको देखते हैं। अब बेटे 13वें क्वेश्चन को पूछते हैं। 12 क्वेश्चन तो हमने देख लिए, 13 क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, 2 आधार पर स्पष्ट कीजिए। कि भारत की धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट कीजिए, भारत की धर्मनिरपेक्षता पर कोई टिप्पणी लिखिए। मतलब कुछ भी यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही प्रकार बन सकता है आपका, तो देख लेंगे आप। बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या होती है, जल जल के संरक्षण प्रबंधन में किस प्रकार सहायता प्रदान करती है, ठीक है ना। बहुउद्देशीय परियोजना, तो बहुउद्देशीय परियोजना पर टिप्पणी भी आती है, बहुउद्देशीय परियोजना के प्रबंध के कारण भी आते हैं, संरक्षण भी आता है, अलग अलग तरह से। गैर परंपरागत, बेटे देखो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एक ही क्वेश्चन है, 15-16 क्वेश्चन है ये। संसाधन का क्या अर्थ है, इसके बताते इसका वर्गीकरण कीजिए। संसाधन क्या है, संसाधन आपको बताना है, वर्गीकरण करोगे तो गैर परंपरागत और परंपरागत 2 अभी वर्गीकरण निकलेंगे, और उसी का क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पूछ लिया, ठीक है ना। उनके बारे में आपको करना, तो दोनों एक ही क्वेश्चन है, आगे बताना चाहे तो अलग नहीं कर सकते। तो संसाधन का क्या अर्थ है, और यहाँ गैर परंपरागत संसाधन से क्या अभिप्राय है, कि नहीं, 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के प्रकार डालिए। जब यहाँ बताओगे इनका वर्गीकरण करोगे तो यहाँ भी बताना पड़ेगा, क्योंकि 6 नंबर में गैर परंपरागत और परंपरागत दोनों को बताना पड़ेगा, इनके ऊर्जा स्रोत बताने पड़ेंगे। तो देखिए बेटे क्वेश्चन दोनों एक ही हैं, लेकिन पूछने का तरीका एग्जामिनर का अलग व्यू में है। तो इसलिए आप क्वेश्चन को समझे कि 15-16 एक क्वेश्चन हो गए, तो ये अलग नहीं है, बस क्वेश्चन बताएगा, बतलेंगे वही। भारत के 3 प्रमुख कृषि के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बेटे भारत में 3 प्रमुख पता है ना, रबी, खरीफ और जायद।
ये 3 प्रमुख फसलें होती हैं, इनके बारे में विषय में वर्णन करना है आपको। कभी आप 3 बिल्कुल बाजरा जवार मक्का के बारे में लिख दे, नहीं, रबी अलग लिखेंगे, खरीफ फसल अलग लिखेंगे, जायद फसल अलग लिखेंगे, ठीक है ना, उनका वर्णन करना है। जाति प्रथा भारतीय लोकतंत्र के लिए किस प्रकार खतरा है, विस्तार से समझाइए, ठीक है ना। जाति प्रथा लोकतंत्र किस प्रकार से खतरा है, इसको समझाना है आपको, ये आपको याद करना पड़ेगा। भारत में संघीय व्यवस्था के संक्षेप में लिखिए, भारत के संघीय व्यवस्था, और भारत में ये देखो भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि के लिए 2 कारण दीजिए। ये क्वेश्चन और आपका 23वां क्वेश्चन, ये दोनों एक है, ये अलग नहीं है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग पूछा गया, तो इसलिए मैंने अलग लिख दिए ताकि आप क्वेश्चन समझ पाए। तो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल आपको कैसे, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है, सेम ही तरीका है, सब कुछ आपको यही लिखना है, ठीक है ना। तो भारत में मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने के 2 उपाय लिखिए, ठीक। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या का वर्णन कीजिए, बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए, ठीक है ना, ये बता चुका मैं। लैंगिक असमानता क्या अर्थ है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए, क्लियर। तो इस प्रकार ये वाले कुछ आपके 6 क्वेश्चन हो रहे हैं, 6 या 7 क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं, वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे बेटे। चलिए बेटे क्वेश्चन 2 को देखते हैं आगे बढ़ते हुए। बिल्कुल हमने कितने कर लिए थे, 24 कर लिए थे, कुछ और क्वेश्चन हो रह गया, उनको देख लेते बेटे। 24 के बाद 25वां क्वेश्चन आता है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी की भूमिका बताइए। यानी आधुनिक लोकतांत्रिक जो अब चल रहा है उसकी व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी बतानी है, जो आपकी राजनीतिक पार्टियां उनकी साझेदारी क्या है, उनकी भूमिका बतानी है बेटे, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में बताएगा, सत्ता के यानी गठबंधन सरकार में सत्ता की साझेदारी बताइए, ठीक है ना। तो उसको क्वेश्चन में बताया तो इसको लिखना है। वन्य जीव संरक्षण पर एक निबंध लिखे, वन्य जीव संरक्षण पर एक निबंध लिखे। तो वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीवों को बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए क्या उपाय है, वन्य जीव संरक्षण है क्या, ये सब इसी में आना बेटे, क्वेश्चन सारे आंसर इसी में मिलेंगे। राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं, ये भी आपको देखना है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में बताइए। यानी उपभोक्ता आंदोलन आपको बताना है और उसके विकास के बारे में बताना है। अब बेटे अगला क्वेश्चन है 29वां, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां सम्मिलित है, तृतीय क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां, इसके महत्व की समीक्षा दीजिए, ठीक है ना। उपभोक्ता अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक। मानव विकास सूचकांक क्या है, इसके निर्धारित करने वाले प्रमुख अवयवों पर प्रकाश डालिए। मानव विकास के सूचकांक पर प्रमुख प्रभाव डालना बेटे। अब विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसको अधिक अनुकूल बनाने के लिए 2 सुझाव दीजिए, ठीक है ना। तो बेटे ये रहे आपके क्वेश्चन, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, और पक्की उम्मीद करता हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि आपका पेपर बहुत मस्त रहे इन्हीं क्वेश्चनों के साथ में, ठीक है ना। मैंने आपको बताया है इंपोर्टेंट मेरी नजर से, और जो 19 से 25 तक के बीच में पूछे गए क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड हुए क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिए हैं। फिर भी आप थोड़ी सी और मेहनत करके, अगर आपको नजर में कोई अपना इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगता है तो आप पढ़ के जरूर जाए, क्लियर है ना। और दूसरा क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिलेंगे, लेकिन हो सकता है पूछने का तरीका बदल जाए, तो बेटे जरूर देखना कि इसमें मैन हेडिंग किसके बारे में कही गई है। जैसे यहाँ पर सत्ता की साझेदारी, वो अलग से पूछ सकता है कि सत्ता की साझेदारी को आधुनिक लोकतांत्रिक में योगदान दीजिए, सत्ता की साझेदारी का आधुनिक लोकतांत्रिक में योगदान दीजिए। तो बेटे इसको बिल्कुल वही है, क्वेश्चन का तरीका बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन आएंगे यहीं से, क्योंकि ये इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं, ये टॉपिक के क्वेश्चन है, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कल के लिए पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और हर सब्जेक्ट के विषय की इंपोर्टेंट वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है ना। फिर वीडियो को देखने के लिए अपने साथी को, अपने छोटे भाइयों को, आपको फिर इस पे चैनल पर फ्री कोर्स शुरू किया जाएगा 1 अप्रैल से, क्लियर है। तो 1 अप्रैल से भी आपका नया कोर्स यहाँ पर फ्री ऑफ कोर्स दिया जाएगा इस चैनल पर, ठीक है ना। तो तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें।